तो आप जानते हैं और फिर इस पर भी बातें करेंगे हम लोग। इतिहास में कुछ वैसे तत्व जैसे संक्रमण काल क्या होता है, संक्रमण काल क्यों होता है, समन काल कैसी परिस्थिति के द्वारा निर्मित होता है। जैसे अभी संक्रमण काल एक दूसरे परिवेक्ष में भी है। व्याधियां तो पहले भी रही हैं, लेकिन जब मानव सभ्यता की बुनियाद और उसके औचित्य, उसकी निरंतरता के औचित्य पर ही एक वायरस जिसको कहते हैं वो ग्रहण लगा रहा है, तो इस संक्रमण काल की भी अपनी जैसे हम ही आपसे बात कर रहे हैं तो परंपरागत वर्ग के माध्यम से बात नहीं कर रहे हैं, एक जिसको सोशल मीडिया कहिए इसके माध्यम से बात कर रहे हैं। तो इसमें वो बातें तो आ नहीं सकती जो आमने सामने सीधी वार्ता से होती है, लेकिन चूंकि अभी के परिवेश में यही एकलौता सशक्त माध्यम है, अपनी खामियों के बावजूद हम अपनी वाणी, अपने विचार, अपने उद्गार आप तक संप्रेषित कर पा रहे हैं। तो ये संक्रमण काल की विशेष उपज है, इसको ऑनलाइन कहते हैं। प्रायः हमारा विश्वविद्यालयी ढांचा ऑफलाइन से गाइड होता रहा है, तो संक्रमण काल में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसके बारे में अलग से चर्चा होगी। ई लर्निंग क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, और ई लर्निंग में आर्थिक व्यवस्था में जो हमने कहा कि मुद्रा करेंसी का उत्थान कैसे हुआ, तो आज ई करेंसी है, आज डिजिटल पेमेंट है, तो एक अलग क्षितिज से हमें सामना करना पड़ रहा है। तो कोई चीज व्यवस्था की उपज होती है। चलिए, इसके बाद तीसरा चरण हम मानते हैं कि जो टेक्स्ट की बात की थी उसमें CON उपसर्ग लगा दें तो कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे लयबद्धता भी है इसमें, जैसे प्री टेक्स्ट, टेक्स्ट और अब आ गया कॉन्टेक्स्ट, अर्थात अब इतिहास को कोई पृथक विषयगत घटना के रूप में नहीं लिया जाता। इतिहास को एक ऐसे पठनीय विधा के रूप में लिया जाता है जहां कई कारकों का योगदान है। पारिस्थितिकी का योगदान है, इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज भी अब इसमें शामिल हो गया है। व्यवहारवादी दर्शन, बिहेवियरलिज्म भी शामिल हो गया है। साइको एनालिटिकल, मनोवैज्ञानिक भी शामिल हो गया है। हमारे शासकों की मनोदशा कैसी थी, मनोवृत्तियां कैसी थी, हिटलर का कैसा था, महान सेनापतियों का कैसा था, राजा का कैसा था, उदार राजा थे, निशंस राजा थे, अयोग्य राजा थे, उनकी मानसिकता। तो साइको फैक्टर को भी अब हम देखते हैं। और भौगोलिक परिवेश ने इतिहास को भी प्रभावित कर रखा है। जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जहाँ की वसुंधरा, जहाँ का परिवेश, जहाँ की जलवायु, जहाँ की मिट्टी, ये तमाम चीजें हमारे इतिहास की धारा को प्रभावित करती हैं। और आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हुए तो नॉर्थ वेस्ट के लोग हमारे काफी जुझारू हो गए। इंडो गंगेटिक प्लेन में जहाँ सभ्यता नदी घाटियों पर आधारित रही, उपजाऊ मिट्टी पर आधारित रही, वहाँ अपेक्षाकृत बौद्धिक चिंतन अधिक हुआ और बौद्धिक दर्शन या इतिहास, जिसको इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के कई डायमेंशन आ गए। अब वो समय चला गया जब हम केवल राजा महाराजाओं, उनके शासकों तक केंद्रित होते थे। अब ऐसे लोगों की भी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, जो हाशिए पर थे। अब स्थानीय इतिहास क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इतिहास समग्रता में देखा जाना चाहिए। क्षेत्रीय इतिहास, स्थानीय इतिहास, क्षेत्र और विषय विशेष का इतिहास। जैसे हमारे परिव्राजक बाहर जाते हैं तो इमिग्रेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, तो फिर उन लोगों ने वहां क्या सीखा और वहां से क्या योगदान किया। तो इतिहास अब वो इतिहास नहीं है जो केवल राजनीतिक इतिहास, साम्राज्यवादी इतिहास और युद्धों के विस्तार का दस्तावेज हुआ करता था। अब इतिहास में वैसे तत्व जो अंतर विषयक हैं, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, जिसमें
शोध के लिए एक से अधिक विधाओं के तत्वों का योगदान होता है। तो ये भी एक कौतूहल और जिज्ञासा की बात है कि हम इतिहास में क्यों समकालीन अन्य विधाओं को समाहित कर रहे हैं। और इसका एक सुखद परिणाम ये होता है कि हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। जब ऐतिहासिक समीक्षा हम करते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि जहां जहां कहीं विवादास्पद ढांचे थे, तो फिर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो साक्ष्यों के आधार पर, तो साक्ष्य तो महत्वपूर्ण होते हैं, साक्ष्य कई बार छिपाए भी जाते हैं, तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, लेकिन तथ्य तथ्य होते हैं। तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है। तथ्य अपने आप में बोलते हैं और तथ्यों से ही, चाहे वो कि कोई मुकदमा विवादास्पद बात हो या इतिहास में कहीं कोई संशय हो, तो तथ्यों के आलोक में होता है। तथ्यों का एक ढंग से सत्यापन भी होता है। जहां कहीं तथ्य गढ़े हुए, जिसको फैब्रिकेटेड कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कहते हैं या बायस्ड कहते हैं, तो वहां शंका होती है, तो उसका समाधान भी होता है। अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, कई स्रोतों से उस स्रोत की पुष्टि करते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। तो हम अब इतिहास के प्रामाणिक दौर में हैं, जहां कॉन्टेक्स्ट, जहां संदर्भ भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो 3 शब्दों में भी इतिहास को सिमटाया जा सकता है। काल विभाजन पर फिर अलग से चर्चा हम करेंगे, और आपके लिए कुछ हम चिंतन के लिए कुछ चीजें छोड़ जा रहे हैं। नंबर 1, जो आपको होमवर्क में शामिल होगा, करना चाहिए, इतिहास की कोई एक ऐसी पुस्तक जिसने आपको प्रभावित किया हो, खास करके कोई यदि बायोग्राफी जिसको कहते हैं, आत्मकथा, बायोग्राफी तो बाद की पीढ़ी के भी लोग लिखते हैं, तो आत्मकथा और कथ्य, तो आपको किसी ने प्रभावित किया हो, तो फिर क्यों प्रभावित किया है, कैसे प्रभावित किया है, और उस पुस्तक की समीक्षा आप कैसे कर सकते हैं। बाद में आप समीक्षक के रूप में भी आएंगे, जहां पुस्तक समीक्षा करनी पड़ सकती है, करनी पड़ती है और करना चाहिए। तो पुस्तक के बारे में आपकी राय, एक तो ये बात हो जाती है। भारत या विश्व के स्तर पर दूसरा जो आपके लिए विचारणीय बिंदु होना चाहिए, किसी एक ऐसे नायक, शासक, प्रणेता के बारे में आप कुछ जाने। जो उदाहरण के तौर पर हमारे सेनानी रहे, भगत सिंह रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अन्य मंचों से जुड़े लोग रहे, जिनकी पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन जिनके योगदान की उपेक्षा नहीं हो सकती। तो उनसे प्रभावित यदि आप हैं, कोई भी ऐसा इतिहास का व्यक्ति, इतिहास का चरित्र जिसने आपको प्रभावित किया है, तो क्यों प्रभावित किया है, उसका आपके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, और किस हद तक ऐसे ऐतिहासिक पात्र ने आपके जीवन को समृद्ध किया है। तो ये बात होती है। साथ ही साथ जिन जिन अध्यायों की चर्चा आपके सामर्थ्यवान, ज्ञानी और गुणी शिक्षक कर रहे हैं, तो उस क्रम में पुस्तकों के अंत में भी कुछ सवाल रहते हैं। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कैसे करें। तो रटना तो कोई समस्या नहीं है, कितना रटिएगा, क्यों रटिएगा। ऐसे ही इतिहास के बारे में मिथ्या प्रचार है कि इतिहास केवल रटने की चीज होती है, जो वस्तुता नहीं है। इतिहास केवल न तथ्यों का संग्रह है और न तोते की तरह रटना है और परीक्षा में उस जानकारी को उगल देना है, बमन कर देना है। ये सब नहीं है। कितना लिखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या लिखते हैं और लिखने का आपका स्रोत, नजरिया क्या है, और कितना प्रवाह आपके लेखन में है, किन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, किन विद्वानों को आप उद्धृत करते हैं, किस पुस्तक का संदर्भ देते हैं, और कुल मिलाकर एक संतुलित नजरिया क्या विकसित होता है। तो गुण दोषों के आधार पर भी एक राय कायम होती है, और यही होनी भी चाहिए। प्रायः मापदंड क्या होता है,
कोई अच्छा शासक है तो उसके सुकर्मों की चर्चा अधिक है, उसके व्यवहारिक स्तर पर अग्रसोची होने की चर्चा अधिक है। जिसने एक व्यापकता अपनाई जो संकीर्णता से परे था, ऐसे व्यक्ति को हम महान व्यक्ति भी कहते हैं। आपके यहाँ ये परंपरा रही है कि महान द ग्रेट, कुछ अशोक द ग्रेट है ना, क्यों? तो क्यों शासक तो इतने हुए हैं, कुछ लोग इसमें महान क्यों माने जाते हैं भारत के स्तर पर या विश्व के स्तर पर? स्वर्ण युग की अवधारणा, स्वर्ण युग क्या होता है, क्यों होता है, किसको हम स्वर्ण युग कहेंगे? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आपसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और जिसके चिंतन और लेखन में आपकी सोच की छाप दिखाई पड़नी चाहिए। इतिहास के विद्यार्थी का नजरिया एक इतिहास सम्मत होना चाहिए। नपीतुली भाषा, प्रभावी भाषा, अलंकारिक हो जरूरी नहीं है, अलंकरण एक आभूषण है, लेकिन शुद्ध लिखें, साफ लिखें, स्पष्ट लिखें, इतिहास में तथ्यपूर्ण लिखें, तथ्यों की व्याख्या तार्किक ढंग से करें और फिर एक समाहार भी प्रस्तुत करें। जहां जरूरत हो आप मानचित्रों का इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल करें। तो इतिहास अब कुछ अपेक्षाकृत ज्यादा समृद्ध है और हर इतिहास का एक बाद की पीढ़ी के लिए संदेश होता है। तो हम लोग जिसको अभी बिल्कुल अन्वेषित कर रहे हैं, अप्लाइड हिस्ट्री, जनरली साइंस में एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अप्लाइड हिस्ट्री भी विचारणीय है। अर्थात सभ्यताएं क्यों विघटित हो गई, उससे जो अध्ययन से निचोड़ आएगा वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सभ्यताएं क्यों विकासशील रही, तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा चर्चित रही, ये भी उसको हम व्यवहार में ला सकते हैं। हमारे शासकों ने जो अच्छी नीतियां अपनाई उसको भी हम अपने बाद के शासकों के लिए एक संदेश दे सकते हैं। जहां कहीं इतिहास की धारा अवरुद्ध हुई या संकीर्णता हावी हुई, धर्मांधता का बाहुल्य रहा, उसने कितना अहित किया, तो हम उन विघटनकारी तत्वों से सावधान रहें, उसका संदेशा दे सकते हैं। इतिहास दोहराता है, कैसे दोहराता है, क्यों दोहराता है, क्या यह कथन सही है? तो इतिहास के अध्ययन में और माइथोलॉजी, कई बार सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न मंचों से कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, या हम जो कुछ सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, उसमें पौराणिक प्रसंग भी आता है। तो पौराणिकता इतिहास में समाविष्ट है, लेकिन कहाँ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पौराणिकता का भी हम मूल्यांकन करें, आकलन करें। ज्यों के त्यों चीजें नहीं रखी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा कि इतिहास एक लौकिक विषय है जिसमें इस लोक की बात होती है। तो इस लोक में अलौकिक बातें भी आ जाती हैं। तो नजरिया हमारा जब भी हो स्पष्ट रूप से लगना चाहिए कि हम एक इतिहास के समर्पित विद्यार्थी के रूप में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसमें इतिहास दर्शन की स्थापित मान्यताओं का प्रकटीकरण भी हो रहा है और कुल मिलाकर ये बहुत प्रभावी अंदाज में हो रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ें और शिक्षक का काम पढ़ाना है, लेकिन उससे ज्यादा है कि आपको आलोकित करना, आपके लिए उत्प्रेरक का काम करना, आपके मनोबल को बढ़ाना, आपकी क्षमताओं को प्रकट कराना और आपको आने वाले दिनों में बेहतर मानसिक बौद्धिक संपदा से युक्त करना, ताकि आप किसी भी परिस्थिति के लिए अपने को तैयार कर सकें। नौकरी करना तो एक आसन्न उद्देश्य होता है, लेकिन इतिहास के अध्ययन अध्यापन से आपका संप्रेषण बेहतर होता है। आप अपेक्षाकृत ज्यादा असरदार लेखन कर सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं
और इतिहास पढ़ने से एक समेकित दृष्टिकोण भी विकसित होता है। इतिहास को समग्रता में देखने से लगता है कि हम भी कई चीजों को आत्मसात कर सकते हैं, हम भी एक नायक की भूमिका में आ सकते हैं, हम भी कुछ पहल कर सकते हैं, हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ विरासत सौंप सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर बातें मैंने उचित समझी, क्योंकि विषय वस्तु का अध्ययन तो जाहिर है कि आप कर रहे हैं और आपके जितने भी शिक्षक हैं वो नियमित रूप से इस ई लर्निंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, तो आप अधिक संख्या में जुड़ें। मैं जानता हूं कि इसमें परेशानी भी है, उपलब्ध संपर्क के, जिसको कनेक्टिविटी कहिए, उसकी भी कुछ समस्याएं हैं। तो जहां तक हो सकेगा तो आप अपने गुणी आचार्यों से आप संवाद करें, तर्क वितर्क करें, अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए वो सर्वोत्तम संसाधन युक्त वंदनीय गुरु हैं आपके। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसी के लिए हम सभी लोग, जो हमारी संचित निधि है, हमारा ज्ञान है, अनुभव है, जिस विषय के प्रति हम लोगों ने गहराई से अवगाहन किया है, वो आप तक उसका निचोड़ पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम समझते हैं कि कुल मिलाकर ये संबोधन आपके लिए यदि थोड़ा भी तेजस बनाने में सफल होता है तो फिर इस ऑनलाइन का महात्म्य संपन्न होगा। और हम बराबर उपलब्ध हैं। खास करके छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अपने शिक्षकों से तो कर ही रहे होंगे, हम भी 1 से 2 बजे के बीच में दूरभाष अर्थात मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हैं और ये लोग आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आप तक आएंगे, संवाद करेंगे। मेरी शुभकामना इस बीच में। चलिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहिए।